अरे वो क्या चीज है? वहाँ पास जाके देखती हूँ। महाराज, कोई तो उपाय होगा जिससे राजकुमारी का चेहरा ठीक हो सके। मंत्री जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जब मंत्री जी जा रहे थे, जेब से एक सोने की सिक्का गिर जाता है। हाँ मंत्री जी, चलिए जल्दी से चलते हैं। आप चिंता ना करें महाराज, मैं सुबह ही चला जाऊंगा। सुंदरपुर नाम की एक राज्य में महाराज वीर प्रताप नाम की एक राजा हुआ करता था। महाराज वीर प्रताप की एक सुंदर सी कन्या थी जिसके नाम राजकुमारी मोहिनी थी। उसके सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। एक दिन महाराज वीर प्रताप राजकुमारी के पास जाकर कहते हैं, मेरे प्यारी बेटी मोहिनी, आज तुम्हारा जन्मदिन है। बताओ बेटी, आज के खास दिन पर तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? आज तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी किया जाएगी। पिताजी, आपने मेरे जीवन में कभी भी किसी की चीज की कमी नहीं होने दी। आज के दिन में सिर्फ आपकी संगति चाहती हूँ। बस आप मेरे साथ पूरा दिन बिताइए, वही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। जैसी तुम्हारी मर्जी मोहिनी, आज हम जंगल की यात्रा पर चलेंगे और उस प्राकृतिक सौंदर्यता का आनंद लेंगे। हाँ पिताजी, जंगल की यात्रा करना मुझे बहुत पसंद है। वैसे भी मैं महल से बाहर ही नहीं निकली हूँ। राजकुमारी की बात सुनकर महाराज चला जाता है। मंत्री जी, आप कहाँ हो? जल्दी आइए। महाराज की जय हो। बोलिए महाराज, क्या बात है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मंत्री जी, मैं चाहता हूँ आप जल्दी से जाकर 2 घोड़े की इंतजाम कीजिए। राजकुमारी आज जंगल की सैर करनी चाहती है। जी महाराज, मैं अभी जाकर 2 घोड़े की इंतजाम करता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये बात कहकर मंत्री चला जाता है। राजकुमारी मोहिनी कुछ देर बाद अपने पिताजी के साथ जंगल की यात्रा के लिए निकल जाता है। चलते चलते वो लोग एक जंगल में पहुंच जाता है। पिताजी, ये जंगल तो सचमुच बहुत सुंदर है। हर तरफ हरियाली और ताजगी भरी हवा है। ये दिन हमेशा मुझे याद रहेगी। मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। मोहिनी, तुम्हारी खुशियों में ही मेरी खुशी है। जब तुम हंसती हो और खुश होते हो तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। पिताजी, अगर आप इजाजत दें तो इस जंगल में थोड़ी देर अकेले घूमना चाहती हूँ। जाओ बेटी, आज के दिन के लिए तुम्हारी हर बात को माना जाएगी, पर ज्यादा दूर मत चले जाना। ये जंगल जितना सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी है। धन्यवाद पिताजी। फिर राजकुमारी जंगल में घूमने चली जाती है। कई देर तक वो घूमते हैं, तभी वो चीज उसे दिखाई दी। अरे वो क्या चीज है? वहाँ पास जाके देखती हूँ। ये बात कहकर राजकुमारी उस चीज के पास चली जाती है। अरे ये तो एक मुखौटा है, पर जंगल में ये मुखौटा कहाँ से आया होगा? इसे देखकर तो लगता है बहुत साल पुराना है। जो भी हो, मुझे क्या, पर इसे एक बार पहनकर देखती हूँ। ना जाने राजकुमारी कितनी दूर चली गई, अभी तक वापस नहीं आया। ये बात कहकर महाराज वीर प्रताप आगे चला जाता है।
महाराज ने राजकुमारी को देखकर कहा, अरे बेटी, अचानक से तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? इतना सुंदर चेहरा एकदम से बदसूरत कैसे बन गया? पिताजी, यहाँ पर मुझे एक मुखौटा पड़ा हुआ मिला। मैंने जैसे ही उसको पहना तुरंत मेरी ये हालत हो गई। उसके बाद महाराज राजकुमारी को लेकर राजमहल के लिए वापस लौटते हैं। महाराज वीर प्रताप महारानी के पास चला जाता है और महाराज को देखकर महारानी ने कहा, महाराज, ये राजकुमारी के चेहरे को क्या हुआ? इतनी बदसूरत चेहरा कैसे हो गया? महारानी, ये सब मुखौटे की वजह से ही हुआ। इस मुखौटे ने हमारी राजकुमारी की यह हालत कर दिया। महाराज, कोई तो उपाय होगा जिससे राजकुमारी का चेहरा ठीक हो सके। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ महारानी। महाराज, हमें इस विषय में राजगुरु से सलाह लेनी चाहिए। हाँ, सही कहा। वो सिद्ध पुरुष है, वो कोई ना कोई उपाय बता सकते हैं। मैं कल ही राजगुरु के पास जाऊंगा। अगले दिन महाराज घोड़े में सवार होकर राजगुरु के पास जाने के लिए निकल गए। चलते चलते महाराज वीर प्रताप राजगुरु के पास पहुंच जाता है। प्रणाम गुरुदेव। आइए आइए महाराज, बोलिए, अचानक इतनी दूर क्यों आना हुआ? मैं बहुत गंभीर समस्या में फंसा हुआ हूँ गुरुदेव, और मैं आपके पास उस समस्या के निवारण के लिए आया हूँ। कैसी समस्या राजन? थोड़ा विस्तार से बताइए। गुरुदेव, मैं राजकुमारी को लेकर जंगल गया था। वहाँ पर उसे एक मुखौटा मिला। जैसे ही राजकुमारी ने वो मुखौटा पहना, उसकी पूरा चेहरा बदसूरत बन गया गुरुदेव। ठीक है राजन, उसका उपाय अभी बताता हूँ। मैं जानता था गुरुदेव कि आपके पास इसका उपाय ज़रूर होगा। जंगल की उत्तर दिशाओं की ओर एक बहुत बड़ी गुफा है। उस गुफा में अमावस में एक फूल खिलता है। अगर उस फूल का रस बनाकर राजकुमारी की चेहरे पर लगा दी जाए तो राजकुमारी की चेहरा ठीक हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव, मैं वो फूल लेने के लिए सैनिकों को भेज दूंगा। राजन, ये इतना आसान नहीं है। उस गुफा में सिर्फ एक सच्चा और ईमानदार आदमी ही जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुदेव, मुझे समस्या की समाधान देने के लिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए। ये बात कहकर महाराज चला जाता है। मंत्री जी, अमावस आने में सिर्फ 10 दिन बाकी है। इतने कम समय में ईमानदार और सच बोलने वाला इंसान कहाँ से ढूंढेंगे मंत्री जी? हाँ महाराज, मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति कैसे ढूंढे। मंत्री जी, आप भी तो सच्चे हैं और कभी झूठ नहीं बोलते हैं। माफ़ी चाहता हूँ महाराज, पर कभी कभी किसी का झूठ पकड़ने के लिए मुझे भी झूठ बोलना पड़ता है। मंत्री जी, तो ऐसा करते हैं कि पूरे राज्य में ऐलान कर दिया जाए, जिससे हमें वो इंसान मिल जाए। नहीं नहीं महाराज, ऐसा करने से पूरे राज्य में राजकुमारी की निंदा होगी और हर व्यक्ति बोलेगा कि मैं ईमानदार हूँ। हम उसका पता कैसे लगाए कि वो ईमानदार है? अरे हाँ मंत्री जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अब हम क्या करें? मुझे ही कुछ करना होगा महाराज। मैं उस व्यक्ति की तलाश करने के लिए कल ही निकल जाता हूँ। ठीक है मंत्री जी, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस व्यक्ति को ढूंढ कर लाइए। महाराज, आप चिंता ना करें, जल्दी वो व्यक्ति को ढूंढ लूंगा मैं। ये बात कहकर मंत्री चला जाता है। अगले दिन मंत्री ने एक ईमानदार आदमी को तलाश करने के लिए निकल गए। उसी राज्य में माधव नाम की एक गरीब किसान अपनी पत्नी रमा के साथ रहा हुआ करता था। पता नहीं हमारी ये गरीबी कब ख़त्म होगी। मैं तो ये गरीबी से परेशान हो चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि
कभी हम अमीर बन पाएंगे। आप भगवान पर भरोसा रखिए, जरूर भगवान एक ना एक दिन हमारी सुनेंगे। कब तक भरोसा रखे? अब तो बहुत मुश्किल से एक वक्त का खाना मिल पा रहा है। जो हमारी किस्मत में लिखा होगा उसे तो हम नहीं बदल सकते। खेती में भी कुछ नहीं बच रहा है। 4 महीने में एक फसल तैयारी होती है। उसमें जो पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे तो उधार चुकाने में ही चला जाता है। बात तो आपकी भी सही है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। ठीक है, अभी मैं खेत में काम करने जाता हूँ। शाम को आकर हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे। ये बात कहकर माधव चला जाता है। दूसरी ओर मंत्री ईमानदार आदमी तलाश करने लगा। ऐसे तो मुझे कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं मिलेगा। मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, एक काम करता हूँ, एक सोने का सिक्का यहीं पर छोड़ देता हूँ, फिर मैं छुप जाता हूँ। ये बात कहकर मंत्री एक सोने का सिक्का रख देते हैं। तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजरता है। अरे, ये तो सोने की मोहर लगता है। आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा है। जल्दी से मैं उस मोहरे को उठा कर लेता हूँ। फिर वो व्यक्ति सोने की मोहर उठा लेते हैं। अरे भाई, मेरी एक सोने की मोहर यही कहीं पर खो गया है। तुम्हें वो मोहर मिला क्या? नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर कोई मोहर नहीं मिला। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ये बात कहकर वो व्यक्ति चला जाता है। हमारे राज्य में कितने लालची लोग हैं। मोहर मिलने की बात भी वो कह रहा है कि उसे नहीं मिला। ऐसे करके मंत्री जी दिन भर एक ईमानदार व्यक्ति खोजते हैं, लेकिन कोई भी ईमानदार व्यक्ति नहीं मिला। पता नहीं वो ईमानदार व्यक्ति कहाँ मिलेगा और राजकुमारी कब ठीक होगी। अब तो शाम भी हो चुका है। अब मैं राजमहल चला जाता हूँ। ये बात कहकर मंत्री चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। क्या हुआ मंत्री जी? 5 दिन बीत गई। क्या आपको कोई ईमानदार व्यक्ति मिला? माफी चाहता हूँ महाराज, अभी तक तो कोई भी नहीं मिला। अभी भी तलाश जारी है। मुझे लगता है अब मुझे ही वो व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल जाना पड़ेगा। अब सिर्फ 5 दिन बाकी है मंत्री जी। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं वो व्यक्ति जरूर ढूंढ कर ले आऊँगा। पर मंत्री जी, एक बात समझ नहीं आ रहा है। 5 दिन बीत गई, अभी तक वो व्यक्ति आपको नहीं मिला। ऐसा क्यों? महाराज, मुझे तो अब तक पता चला है कि हमारे राज्यों के लोग कितने लालची है। सभी लोग धन के लिए झूठ पे झूठ बोलते हैं। पर ये लोग क्यों इतने लालची होते जा रहे हैं मंत्री जी? सभी लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बस किसी तरह बिना मेहनत का धन लेना चाहता है। इसीलिए वो लोग दिन पे दिन लालची हो रहा है महाराज। मंत्री जी, आप जल्दी जाकर वो व्यक्ति को ले आइए। महाराज, अब मैं तब तक महल नहीं आऊँगा जब तक मुझे एक ईमानदार व्यक्ति नहीं मिलता। मंत्री जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। फिर मंत्री जी वो व्यक्ति को तलाश करने के लिए निकल जाता है। जब मंत्री जी जा रहे थे, जेब से एक सोने की सिक्का गिर जाता है। अरे सुनिए मंत्री जी, रुक जाइए। माधव की ये बात सुनकर मंत्री वापस लौटकर आता है। क्या बात है मेरे भाई, आपने मुझे क्यों रुका? आपके सोने का एक सिक्का गिर गया है मंत्री जी। लगता है मैं जिस व्यक्ति को तलाश कर रहा हूँ, शायद मुझे वो व्यक्ति मिल गया है। मैं इसका परीक्षा कर लेता हूँ। तुम्हारा क्या नाम है भाई? मंत्री जी, मेरा नाम माधव है। अरे, मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था। कुछ साल पहले तुम्हारे पिताजी ने महाराज के पास 5 एकड़ जमीन गिरवी रखी थी।
ब्याज चुकाने के लिए अब उसी जमीन से सारा ब्याज चुक गया है। अब वो जमीन महाराज तुमको वापस देना चाहता है। माफ करिए मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपसे कई गलतफहमी हो रही है, क्योंकि मेरे पिता ने मरने से पहले बताया था कि वो उनके पास केवल आधा एकड़ जमीन है, जिस पर काम करके मैं अपना जीवन चला रहा हूँ। वाह माधव वाह, तुम्हारी ईमानदारी ने तो मेरा दिल जीत लिया। फिर मंत्री ने सारी बात माधव को बताती है। अरे ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ मंत्री जी। माधव, हमें अभी निकलना चाहिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ मंत्री जी, चलिए जल्दी से चलते हैं। इसके बाद मंत्री ने माधव को लेकर चला आता है। मंत्री जी, क्या ये वो व्यक्ति है जिसकी तलाश हम कई दिनों से कर रहे हैं? हाँ महाराज, ये वही व्यक्ति है जिसकी हमें तलाश थी। ठीक है मंत्री जी, आप कल सुबह ही निकल जाना उस फूल लाने के लिए। आप चिंता ना करें महाराज, मैं सुबह ही चला जाऊंगा। अगले दिन मंत्री और माधव दोनों जंगल में उत्तर दिशा के ओर चलने लगे। कुछ देर बाद वो गुफा मिल जाता है। माधव, मैं वहाँ पर नहीं जा सकता, तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। हाँ ठीक है मंत्री जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसके बाद माधव गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर माधव को बहुत ही फूल दिखाई देता है और वो गुहा से एक फूल लेता है। मंत्री जी चलिए, मुझे वो फूल मिल गया, हम महल चलते हैं। ठीक है माधव, चलो हम चलते हैं। उसके बाद दोनों महल के लिए चलते हैं। ये लीजिए महाराज, हमें वो फूल मिल गया। फिर महाराज ने वो फूल का रस राजकुमारी के चेहरे पर लगा देते हैं और उसके बाद राजकुमारी की चेहरा ठीक हो जाती है। माधव, मैं तुमको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और तुम्हें मैं 10,000 सोने की मोहरें दूंगा। मंत्री जी, माधव को राजकक्ष से इनाम देकर भेजिए। जी महाराज।